Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 3 of chapter number 15 Biodiversity and Conservation. ये चैप्टर का सेशन नंबर 3 जिसके अंदर हमें आज डिस्कस करना है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखने वाले वेरिएशन का पैटर्न क्या क्या है। फर्स्ट पैटर्न जिसका नाम है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। ओके, नाउ वी नो दैट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट सेम throughout the world but show a rather uneven distributions, कि प्लांट और एनिमल हर एक जगह पे सेम नंबर में नहीं दिखते रहते बल्कि उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड दिखता रहता है। सो फॉर मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट देयर आर द इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी इन वेरिएशन। द मोस्ट वेल नोन बीइंग diversity is the latitudinal gradient in diversity. Okay, अब एक जनरल रूल है कि ये latitudinal gradient के अंदर डाइवर्सिटी किस तरह से दिखती रहती है। सो इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी आर डिक्रीज, कम होती रहती है। कहां से कहां तक? एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। अगर आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते हो तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी टाइम टू टाइम डिक्रीज होती हुई मिलेगी, और अगर आप पोल से इक्वेटर की ओर आते हो तो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको बढ़ती हुई मिलेगी। सो यहां पे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, जो ग्रेडियंट को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। ओके, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, थोड़े से एक्सेप्शंस को निकाल दो तो ट्रॉपिक्स और वी कैन से द ट्रॉपिकल रीजन, जो ट्रॉपिकल रीजन का लैटिट्यूडिनल रेंज कहां से कहां तक 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ। सो ये एरिया के अंदर देयर आर हार्बर का मतलब है प्रोटेक्शंस, या तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलार एरियाज। सो यहाँ पे दो एरियाज के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि ट्रॉपिक्स का जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ का है पोर्शन, उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी टेम्परेट और पोलार एरियाज। सो ये ट्रॉपिक्स कहीं ना कहीं लैटिट्यूडिनल रेंज के अंदर आता है। सो उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोलंबिया नाम का जो सिटी है लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक ही है, वो यही रीजन से पास होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। सो इसके एकदम नज़दीक है कोलंबिया। देन नियरली इट हैज़ अ 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ, मतलब इससे थोड़ा सा दूर है। देन उसके पास आप देख सकते हो स्पीसीज के नंबर बहुत ही कम हो चुके हैं, खाली 105 स्पीसीज। वैसे ही एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि आप ग्रीनलैंड वाले एरिया की बात करो। सो ग्रीनलैंड वाला एरिया तो और भी दूर है, 71 डिग्री नॉर्थ, ओनली 56 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द ग्रीनलैंड। नाउ if we talk about the India with much of its land area in tropical latitude, मतलब इंडिया का जो ज़्यादातर पोर्शन है वो ये ट्रॉपिकल लेटिट्यूड से ही पास होता है, मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, देन हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। ओके, नाउ अब ट्रॉपिकल रीजन
और टेम्परेट रीजन के बीच में कंपैरिजन की है। सो एक फॉरेस्ट है इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक अ इक्वेडोर। ट्रॉपिकल रीजन के अंदर एक फॉरेस्ट है लाइक अ इक्वेडोर, हैज अप टू 10 times as many species of vascular plant। वस्क्यूलर प्लांट मतलब है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, as a forest of equal area in a temperate region like a Midwest of USA। अब दो फॉरेस्ट का कंपैरिजन किया है, पहला है इक्वेडर और दूसरा है मिड वेस्ट। दोनों का एरिया सेम है। एक टेम्परेट रीजन है और दूसरा ट्रॉपिकल रीजन है। तो ये टेम्परेट रीजन के अंदर है। सो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो फॉरेस्ट है, इट हैज अ 10 times मोर नंबर ऑफ वस्कुलर प्लांट एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। नाउ द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। तो ये रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है, हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर कोई रेन के अंदर हो तो वो फॉरेस्ट, वो रेन फॉरेस्ट का नाम है ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जिसके पास अलग अलग नंबर ऑफ स्पीसीज दी गई है। जैसे कि नंबर 1, इट इज़ द होम to more than 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes, 1,300 species of birds, 427 species of mammals, 427 species of amphibians, 378 species of reptiles, and more than 1,25,000 species of invertebrates. Listen, even number of scientists are estimate that in this rainforest there might be at least 2 million 20 lakh insect species waiting to be discovered and named। सोचो आप 20 लाख से भी ज़्यादा नंबर ऑफ इंसेक्ट की स्पीसीज का डिस्कवरी और उसका नेमिंग करना बाकी है। सो ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर या तो ट्रॉपिक्स के अंदर ऐसा तो क्या है? So what is so special about the tropics that might account for their greater biological diversity? इतनी ज़्यादा biological diversity है, उसके पीछे का reason क्या है? So some number of ecologists and evolutionary biologists have proposed a various hypotheses। बहुत सारे प्रपोजल उन्होंने रखे थे कि भाई शायद ये रीज़न की वजह से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। तो उनमें से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रपोजल है स्पेसिएशन। अब आपको स्पेसिएशन का मतलब पता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। पहले जो स्पीसीज है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस होकर के नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करने की मेथड को बोला जाता है स्पेसिएशन। सो स्पेसिएशन इज द जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। अनलाइक अ टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन का मतलब है कंटिन्यूअस आइस का फॉर्मेशन होता रहना इन द पास्ट। तो टेम्परेट रीजन के ऊपर क्या होता रहता था कि पास्ट में कंटिन्यूअसली आइस का फॉर्मेशन होता रहता था। Whereas tropical latitude जो है have remained relatively undisturbed for million of years। एक ही टाइप का एटमोस्फियर रहता था, वहाँ पे कोई टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं था, and thus had a long evolutionary time for species diversification। तो स्पीसीज के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत सारा टाइम मिला, इसलिए प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज के अंदर कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन हुआ और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। ये एक रीजन है कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बायोडाइवर्सिटी का लेवल ज़्यादा। पॉइंट नंबर 2, एनवायरमेंटल इफेक्ट।
ओके, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट जो है अनलाइक अ टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। जितनी सीजन ज्यादा होगी उतना शायद फेवरेबिलिटी कम होती। तो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट एक तो लेस सीजनल था, दे आर मोर कॉन्स्टेंट, अनचेंजेबल, और वी कैन से दैट स्टेबल, एंड दे आर प्रिडिक्टेबल। अब सीधी बात है, स्टेबल है, कांस्टेंट है, लेस सीजनल है, तो ऑब्वियसली वहां पे बायोडाइवर्सिटी का लेवल ज्यादा होगा। सो सच टाइप ऑफ कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट अ नीचे स्पेशलाइजेशन, मतलब है वहां का एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो जाता है ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, एंड इट लीड टू अ ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ये हुआ रीजन नंबर 2 कि वहां का एनवायरमेंट एकदम स्टेबल था, लेस सीजनल था। एंड पॉइंट नंबर 3, तो थर्ड पॉइंट का नाम है स्पीसीज एनर्जी हाइपोथेसिस। अब आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये रीजन ऐसा है जहां पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जितनी भी होती है वहां के प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। सो देयर इज अ मोर सोलार एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। सो जितनी सोलार एनर्जी ज्यादा है विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपको पता है कौन सा प्रोसेस होने वाला है फूड का प्रिपरेशन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस सोलार एनर्जी को यूज करेगी, एंड दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू अ ग्रेटर डाइवर्सिटी। सो ये है रीजन नंबर 3, और वो रीजन का नाम है स्पीसीज एनर्जी का हाइपोथेसिस। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। पॉइंट नंबर 2, और वो पॉइंट का नाम है स्पीसीज एरिया का रिलेशनशिप। सो स्पीसीज और एरिया के रिलेशनशिप को डिफाइन करना हो, देन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ऑफ हैबिटेट और पार्ट ऑफ हैबिटेट। तो वहां का हैबिटेट या तो हैबिटेट का कोई पार्ट, एंड वहां की नंबर ऑफ स्पीसीज विच आर फाउंड विद इन दैट एरिया। तो वो एरिया और वो एरिया के अंदर हैबिटेट करने वाले नंबर ऑफ स्पीसीज के बीच का रिलेशन जो है दे आर कंसिडर्ड एज अ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। नाउ ड्यूरिंग हिज पायोनियरिंग, मतलब लीडरशिप एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन, मतलब उनका जब एग्जामिनेशन या तो उनकी जो रिसर्च हो रहे थे इन दी वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल। भाई साउथ अमेरिकन जंगल के अंदर एक ग्रेटर साइंटिस्ट था जिसका नाम है द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने जब अमेरिकन जंगल्स के अंदर कुछ लीडरशिप, कुछ एग्जामिनेशन, कुछ रिसर्च कर रहा था, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, ऑब्जर्व दैट विदिन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो ये साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई किया था कि आप जितना एरिया बढ़ाओ उतने स्पीसीज के नंबर, स्पीसीज की रिचनेस कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, बट अप टू दी वन लिमिट, एक लिमिट तक। सो इनफैक्ट रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा। तो टेक्सा के लिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर के अंदर दिखने वाले नंबर ऑफ फिशेस। सो ये सभी नंबर ऑफ टेक्सा और वहाँ के एरिया, ये दोनों के बीच का अगर आप रिलेशन डिस्क्राइब करो, देन टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है वो आपको ऐसा कुछ शेप मिलेगा कि एक टाइम तक आप एरिया बढ़ाओ तो स्पीसीज का रिचनेस बढ़ता था, पर एक टाइम के बाद वो स्पीसीज का रिचनेस कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। सो उसके लिए आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ दिख रहा है, जो स्क्रीन में y और x पे अलग अलग यूनिट दिए हुए हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है y के ऊपर है स्पीसीज का रिचनेस और x के ऊपर है एरिया। तो जितना जितना एरिया आप बढ़ाते जाते हो
आपको एक टाइम तक स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती हुई दिखेगी, पर एक टाइम के बाद वो स्पीसीज की रिचनेस बढ़नी बंद हो जाती है। सो ऑन अ लोगेरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। अब आप यहां पे देखोगे तो दो कलर आपको दिख रहे हैं, ब्लू कलर और रेड कलर। सो लोगेरिथमिक लॉग स्केल के ऊपर आप ये इक्वेशन के थ्रू वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। सो वहां पे स्पीसीज का मतलब, या तो s का मतलब है स्पीसीज का रिचनेस, a इज इक्वल टू एरिया, z हो जाता है वो लाइन का स्लॉप जिसे बोला जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड c का मतलब होता है y माइनस इंटरसेप्ट। तो आप ये जो रेड कलर की लाइनिंग है, वो रेड कलर की लाइनिंग किसके लिए है? तो ये इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। और एक्चुअल में जो ये ब्लू कलर का लाइनिंग है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है s इज इक्वल टू c a z। Now, number of ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2। z की जो वैल्यू है वो 0.1 से लेकर के 0.2 के बीच में आती है। कब? तो regardless of the taxonomic group or the region, whether it is the plant in Britain, पहला रीजन है कि भाई ब्रिटेन के अंदर के प्लांट, दूसरा बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, एंड तीसरा मोलस्का इन अ न्यूयॉर्क स्टेट। तो ये न्यूयॉर्क का स्टेट, ब्रिटेन के अंदर प्लांट, कैलिफोर्निया के अंदर बर्ड्स, मतलब छोटी जगह है। द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। फिर वो कैलिफोर्निया हो, न्यूयॉर्क हो, ब्रिटेन हो, लगभग एरिया सेम टू सेम है, तो सभी के लिए जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन थी वो लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती थी, और सभी के अंदर z का वैल्यू कितना था? 0.1 से लेकर के 0.2। ओके, देन आफ्टर क्या हुआ? बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमोंग वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट, अगर आप एरिया बढ़ाते हो then you will find that the slope of the line to be much steeper। कैसा होने लगेगा? वो स्ट्रेट होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको z की जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिलने वाली है। तो पहले z की वैल्यू कितनी थी? 0.1 to 0.2, क्योंकि एरिया लिमिट वाला था। अब आपने क्या हुआ? एरिया इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो स्पीसीज का रिचनेस भी बढ़ा, इसलिए z का जो वैल्यू है वो हो गया 0.6 to 1.2। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। पूरे कॉन्टिनेंट की बात चल रही है, तो स्लोप कितना हो जाता है? स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। अब आप सोचो 0.6 से 1.2 के बीच में आ गया, क्यों? क्योंकि आपने एरिया बढ़ाया। सो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का वही स्टेटमेंट था कि आप अगर एरिया बढ़ाते हो तो अप टू द सम लिमिट वो z का जो लिमिट है वो इंक्रीज होगा। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें एक हमने देखा लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, और सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया स्पीसीज और एरिया के बीच का रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।